हेलो गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग ज्योग्राफी चैप्टर 1 का पार्ट 2 वीडियो बना रहे हैं। पार्ट 1 भी बन चुका है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसे आप देख लीजिएगा और उसे देख लीजिएगा तो यह वीडियो भी समझ में आएगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। और इसका प्लेलिस्ट भी है, उस प्लेलिस्ट में है। अगर प्लेलिस्ट में भी नहीं आपको दिख रहा तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो है, आप देख लीजिए। तो हम लोग एक बार पीछे जो पढ़े हैं एक बार रिपीट करेंगे, थोड़ा फास्टली रिपीट करेंगे। देखिए, बस जंगल के बीच से गुजर रही थी। चारों तरफ फैले हरे भरे वृक्ष और झाड़ियां काफी आकर्षक लग रही थी। बच्चों के आग्रह पर शिक्षक ने बस रुकवाया। गोविंद, सलमा और अंशु एक साथ नीचे उतरे और घूमने लगे। सलमा बोली, कितना सुंदर दृश्य है, चारों तरफ प्राकृतिक संसाधन है। गोविंद बोला, प्रकृति में कई प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। इन प्राकृतिक संसाधनों को विभिन्न आधार पर कई उपवर्गों में बांटा जा सकता है और ये आधार है विकास एवं उपयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर, वितरण के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। तो अब देखिए, संसाधन को 3 पार्ट में बांटा गया है। प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, मानवकृत संसाधन। अब ये प्राकृतिक संसाधन क्या है? भूमि हो गया, मिट्टी हो गया, जल, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। मानव संसाधन मानव खुद है। मानवकृत संसाधन मकान हो गया, कार्यालय हो गया, हवाई अड्डा, ये सब आपका मानवकृत संसाधन। जो प्राकृतिक संसाधन है इसको देखिए आगे चल के विकास एवं उपयोग के दृष्टि से तो 2 पार्ट में बांटा गया, वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन का पहला जो उपवर्ग है क्या है? विकास एवं उपयोग के दृष्टि से 2 तरह का संसाधन, वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर 2 तरह के संसाधन, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। उपलब्धता के आधार पर 2 तरह के संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। वितरण के आधार पर 2 तरह का संसाधन, सर्वत्र उपलब्ध संसाधन, अस्थानीय संसाधन। स्वामित्व के आधार पर 1, 2, 3 तरह के संसाधन, निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ये हमारा हो गया स्वामित्व के आधार पर। अब देखिए आगे हम इन सारे टॉपिक को पढ़ेंगे। विकास एवं उपयोग। सलमा बोली, भैया मैं इसे समझ नहीं पाई। गोविंद ने कहा, विकास एवं उपयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को वास्तविक एवं संभाव्य संसाधनों में बांटा जा सकता है। वास्तविक संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिनकी कुल मात्रा ज्ञात होती है तथा इन संसाधनों का उपलब्ध तकनीक की सहायता से वर्तमान समय में उपयोग किया जा रहा होता है। पश्चिम एशिया का पेट्रोलियम वास्तविक संसाधन, ऑस्ट्रेलिया का सोना वास्तविक संसाधन, झारखंड का अभ्रक वास्तविक संसाधन, मध्य प्रदेश का मैग्नीज वास्तविक संसाधन, राजस्थान का तांबा वास्तविक संसाधन इत्यादि इसके अच्छे उदाहरण हैं। समझ में आ गया? अब कोई आपसे डेफिनेशन पूछे बता दीजिएगा सिंपल कि वास्तविक संसाधन किसे कहते हैं? तो उन संसाधनों को वास्तविक संसाधन कहा जाता है जिनकी कुल मात्रा ज्ञात होती है, मतलब पता होता है, तथा इन संसाधनों का उपलब्ध तकनीक की सहायता से वर्तमान समय में उपयोग किया जा रहा होता है। समझ में आ गया? उदाहरण में यही बता दीजिए कि पश्चिम एशिया का पेट्रोलियम हो गया, ऑस्ट्रेलिया का सोना हो गया, झारखंड का अभ्रक हो गया, मध्य प्रदेश का मैग्नीज हो गया और राजस्थान का तांबा इत्यादि इसके अच्छे उदाहरण हैं। अब बात आती है संभाव्य संसाधन की। तो उन संसाधनों को कहा जाता है, संभाव्य संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिनकी कुल मात्रा ज्ञात नहीं होती है। जिनकी कुल मात्रा ज्ञात होती है वो वास्तविक संसाधन कहलाता है और जिनकी कुल मात्रा ज्ञात नहीं होती है वो संभाव्य संसाधन कहलाती है तथा वर्तमान समय में इनका उपयोग भी नहीं किया जा रहा होता है। वर्तमान समय में इसका उपयोग भी नहीं किया जा रहा होता है। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में करने की संभावना होती है। केरल में मिलने वाली थोरियम और लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम संभाव्य संसाधनों का उदाहरण है। कोई पूछे कि संभाव्य संसाधन का उदाहरण बताइए तो सिंपल बता दीजिए कि देखिए जी, केरल में मिलने वाली थोरियम है और लद्दाख में पाए जाने वाले यूरेनियम, ये सब संभाव्य संसाधन का उदाहरण है।
वर्षा पहले सूर्य की गर्मी, समुद्री लहरें, पवन तथा भूमि के अंदर व्याप्त तथा संभाव्य संसाधनों के उदाहरण थे, परंतु आज भारत के लिए ये सभी वास्तविक संसाधन हैं। सलमा बोली, क्या उत्पत्ति के आधार पर भी संसाधनों के भाग हैं? गोविंद बोला, हाँ, इस आधार पर संसाधनों को जैव संसाधन और अजैव संसाधन में बांटा जा सकता है। मतलब कि उत्पत्ति के भी आधार पर संसाधन को बांटा गया। ये सलमा पूछती है, अच्छा उत्पत्ति के भी आधार पर भी संसाधनों का भाग है? तो गोविंद बोलता है कि हाँ, इस आधार पर भी संसाधनों को जैव संसाधन और अजैव संसाधन में बांटा जा सकता है। जैव संसाधन के अंतर्गत सभी सजीव शामिल हैं, जैसे पेड़, पौधे, वन, जीव, जंतु इत्यादि। ये सब के सब क्या हैं? जैव संसाधन है। जैव संसाधन के अंतर्गत सभी सजीव शामिल होते हैं। सभी के सभी सजीव शामिल होते हैं किस संसाधन के अंतर्गत? जैव संसाधन के अंतर्गत। समझ में आ गया? जैव संसाधन का उदाहरण क्या है? तो सर, पेड़, पौधे, वन, जीव, जंतु इत्यादि। जबकि सभी निर्जीव वस्तुएं अजैव संसाधन है। जितने भी निर्जीव वस्तुएं हैं वो कौन से संसाधन होते हैं? अजैव संसाधन। कौन से संसाधन? अजैव संसाधन। उदाहरण के रूप में खनिज हो गया, चट्टान हो गया, मिट्टी हो गई, भूमि हो गया, खेत, तालाब, नदी, झील इत्यादि, ये सब अजैव संसाधन है। कौन से संसाधन है? अजैव संसाधन। अंशु ने कहा, उपलब्धता के आधार पर भी कुछ प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, वैसे समझ में, नवीकरणीय संसाधन तथा कुछ प्राकृतिक संसाधनों को अनवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब उपलब्धता के आधार पर भी संसाधन को दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से संसाधन? नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन वैसे प्राकृतिक संसाधनों को कहा जाता है जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती रहती है, वो नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसे प्राकृतिक संसाधनों को कहा जाता है नवीकरणीय संसाधन जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती रहती है। फलतः ये खत्म या समाप्त नहीं होते हैं। सूर्य की किरणें एवं पवन ऐसे ही नवीकरणीय संसाधन है। मतलब सूर्य की किरण कभी खत्म होने वाली है? नहीं। तो सूर्य की किरण कौन सी संसाधन कहलाएगी? नवीकरणीय संसाधन। पवन का मतलब हो गया हवा। हवा कभी खत्म होने वाला है? नहीं। ये कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है। समझ में आ गया? अनवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं? तो वैसे संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन है जिनके भंडार सीमित होते हैं। मतलब उसका जो स्टोरेज है वो एक सीमित है, लिमिट मात्रा में है, तथा एक बार उपयोग में आने के बाद उनकी पुनः पूर्ति में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। मतलब अनवीकरणीय संसाधन जो है, अनवीकरणीय संसाधन, उसे आप एक बार उपयोग ले लीजिएगा, मतलब उसको एक बार खत्म कर दीजिएगा, यूज कर लीजिएगा, तो उसके बाद फिर से वो चीज़ बनने में हजारों वर्ष लग जाएगा। हजारों लाखों वर्ष उस चीज़ को फिर से बनने में लग जाएगा। सभी प्रकार की खनिजों, समझ लीजिएगा, जितने भी प्रकार के खनिज जो हैं वो सब अनवीकरणीय संसाधन। खनिज में जैसे हो गया लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक इत्यादि, ये सब के सब अनवीकरणीय संसाधन हैं। ये समाप्त होंगे तो इसे बनने में हजारों लाखों वर्ष लग जाएंगे। जल एवं वन वैसे नवीकरणीय संसाधन हैं जिनके भंडार या पुनः पूर्ति में मानवीय हस्तक्षेप के कारण रुकावटें आती हैं। मतलब जल हो गया, वन हो गया, मतलब एक ऐसा नवीकरणीय संसाधन है कि इसके भंडार या पुनः पूर्ति में मानवीय हस्तक्षेप के कारण रुकावटें आती हैं। इसका भंडार नहीं कर सकते हैं, स्टोरेज नहीं कर सकते। यदि इन संसाधनों के प्रति मानव हस्तक्षेप कम हो जाए तो वे स्वयं ही पुनः पूर्ति में लग जाएंगे, वह स्वयं ही पुनः पूर्ति में लग जाएंगे। अब देखिए क्या कह रहा है। सीमा दोनों की बातें को ध्यान से सुन रही थी। सीमा जो है दोनों की बातें को ध्यान से सुन रही थी। उसे जंगल घूमने के साथ साथ मिल रही ये जानकारियाँ काफ़ी रोचक लग रही थी।
एक लड़की आ गई सीमा। मतलब वो उन बातों को जो ये आपस में बात कर रहे थे, ये जो बातें कर रहे थे, उनकी बातों को चुपचाप ध्यान से सुन रही थी और ये सब जो जानकारी उसको मिल रही थी तो उससे बहुत खुश भी हो रही थी और उसको अच्छा भी लग रहा था ये जानकारी। उसने गोविंद से पूछा, वितरण के आधार पर भी तो इसके कुछ प्रकार होंगे, मतलब वितरण के आधार पर भी, बांटने के भी आधार पर भी तो इसके कुछ प्रकार होंगे, बताइए। तो गोविंद बोलता है, हाँ, वितरण के दृष्टि से प्रकृति में पाए जाने वाले संसाधन सर्वत्र उपलब्ध एवं स्थानीय प्रकार के होते हैं। प्रकृति द्वारा कुछ ऐसे संसाधन प्रदान किए गए हैं जो सभी जगह पाए जाते हैं, जिनमें मिट्टी एवं पवन प्रमुख है। इन्हें सर्वत्र उपलब्ध या सर्वव्यापक संसाधन कहा जाता है। कुछ ऐसे भी संसाधन हैं जो निश्चित स्थानों पर भी पाए जाते हैं, जो निश्चित स्थानों पर भी पाए जाते हैं और इन्हें स्थानीय संसाधन कहा जाता है। जैसे कोडरमा में पाया जाने वाला अभ्रक, कोडरमा में पाया जाने वाला अभ्रक, जादूगोड़ा में मिलने वाला यूरेनियम, जादूगोड़ा में मिलने वाला यूरेनियम, छोटा नागपुर क्षेत्र में पाए जाने वाला कोयला, छोटा नागपुर क्षेत्र में पाए जाने वाला कोयला इत्यादि इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अंशु ने बताया, स्वामित्व के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को निजी, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों में बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पर भी ये मतलब प्राकृतिक संसाधन जो है उसको 3 तरह में बांट दिया गया है, निजी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों में बांटा गया। जब कोई प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि हो गया, तालाब हो गया आदि किसी व्यक्ति के स्वामित्व में होता है, मतलब उस पर किसी व्यक्ति का अपना मालिकाना हक होता है, तो इसे निजी संपत्ति कहा जाता है। इसे कौन सी संपत्ति कहा जाता है? निजी संपत्ति कहा जाता है। निजी संपत्ति कहा जाता है। किसी राष्ट्र के अंदर पाए जाने वाले सभी प्रकार के संसाधन, मतलब किसी राष्ट्र के अंदर पाए जाने वाले सभी प्रकार के संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। कौन से संसाधन कहलाते हैं? राष्ट्रीय संसाधन। यहां पे जो पीला कलर का ये बॉक्स है, इसे आप देखिए ध्यान से। समुद्र तट से दूर, मतलब समुद्र के जो तट है उस समुद्र के तट से दूर 19.2 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले संसाधनों को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। समझ लीजिएगा, जो आपका भारत का, जैसे कि आप बाउंड्री देखते हैं, भारत के नीचे आप जाइए हिंद महासागर, तो भारत के हिंद महासागर की तरफ का जो बाउंड्री आपको दिखेगा, उस बाउंड्री से आपका 19.2 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर, मतलब समुद्र तट से 19.2 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले संसाधनों को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं और 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को राष्ट्रीय संपत्ति मानी जाती है। मतलब समुद्र के तट से 19.2 किलोमीटर के क्षेत्र को हम बोलेंगे राष्ट्रीय संसाधन, और वही 200 किलोमीटर वहाँ से, मतलब समुद्र तट से, मतलब कि 19.2 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है ना। तो यहाँ देखिए 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को राष्ट्रीय संपत्ति मानी जाती है। 200 किलोमीटर क्षेत्र को क्या मानी जाती है? राष्ट्रीय संपत्ति। इसको हमेशा याद रखिएगा। जिसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन को, अब देखिए यही चीज़ अभी हम लोग पढ़े थे अभी कुछ देर पहले कि समुद्र तट से 19.2 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन और 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को राष्ट्रीय संपत्ति मानी जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 19.2 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक के जो क्षेत्र हैं उसको अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। उसे कौन सा क्षेत्र कहते हैं? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। 200 किलोमीटर से आगे स्थित क्षेत्र खुला महासागरीय क्षेत्र कहलाता है। मतलब बाउंड्री जो है भारत का, उसके आगे 200 किलोमीटर समुद्र में जो 200 किलोमीटर के आगे का जो क्षेत्र होगा वो खुला महासागरीय क्षेत्र कहलाएगा, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के तहत रखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय और यहाँ उपलब्ध संसाधनों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बाद ही किया जा सकता है। बात को समझिएगा। अभी मैं एक ये डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ देखिए भारत का निचला हिस्सा है, तो भारत का जो निचला हिस्सा है उसमें बताया था कि ये जो बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री, इस बाउंड्री से 19.2 किलोमीटर, मतलब 19.2 किलोमीटर का जो क्षेत्र है इसके चारों तरफ 19.2 किलोमीटर का क्षेत्र, ये जो क्षेत्र होगा इस क्षेत्र को हम कौन सा क्षेत्र कहेंगे?
बताइए राष्ट्रीय यहाँ मतलब कि ये जो 19.2 किलोमीटर मतलब यहाँ से तट हो गया समुद्री तट से 19.2 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होगा और उसमें जो संसाधन पाए जाते हैं वो होंगे राष्ट्रीय संसाधन। वो क्या होंगे? राष्ट्रीय संसाधन होंगे। वो कौन से संसाधन होंगे? राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन। फिर आगे आपको ये बताया गया है कि वही 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र को, मतलब उसके आगे हम बढ़ेंगे 200 किलोमीटर क्षेत्र को, मान लीजिए जितना हम आगे बढ़ें 200 किलोमीटर, तो ये जो 200 किलोमीटर का क्षेत्र जो होगा, मान लीजिए ये 200 किलोमीटर का क्षेत्र है पूरा, 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र होगा उसको हम कहेंगे राष्ट्रीय संपत्ति। उसको क्या कहेंगे कि ये राष्ट्रीय संपत्ति। ये कौन सी संपत्ति है? राष्ट्रीय संपत्ति है, राष्ट्रीय संपत्ति। ध्यान लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, राष्ट्रीय संपत्ति मानी जाती है। फिर आगे हम पढ़े थे कि 19.2 किलोमीटर से, मतलब यहाँ से 19.2 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक के जो क्षेत्र होते हैं उसको हम बोलते हैं अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। उसको कौन सा क्षेत्र कहते हैं? अपवर्जक, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। ये चीज़ हम पढ़े हैं, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। और 200 किलोमीटर के आगे जो होता है वो खुला महासागरीय क्षेत्र कहलाता है। ये 200 किलोमीटर के बाहर जब आप निकलिएगा तो ये कहलाएगा खुला महासागरीय क्षेत्र, महासागरीय क्षेत्र कहलाता है। पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया, आप इसे कहीं नोट कर लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए। अभी आगे हमें टॉपिक पढ़ना है प्राकृतिक संसाधनों का वितरण एवं उपयोग। तो ये प्राकृतिक संसाधनों का वितरण एवं उपयोग हम पढ़ेंगे इसी वीडियो में। अब हमारा टॉपिक है प्राकृतिक संसाधनों का वितरण एवं उपयोग। सलमा को ये जानकारी नई एवं रोचक लग रही थी। वह बड़े ध्यान से दोनों की बातें सुन रही थी। उसके मन में नया प्रश्न उभरा, क्या इन संसाधनों का वितरण सभी जगह समान है? क्या इन संसाधनों का वितरण सभी जगह समान है? क्या इन संसाधनों का उपयोग हम ठीक से कर पा रहे हैं? इन बातों को उसने अंशु से पूछा। अंशु ने बताया कि देखो, भूमि, मिट्टी, जल, जीव जंतु, वन, खनिज पदार्थ, सूर्य का प्रकाश, नदी, सागर, पवन इत्यादि सभी प्राकृतिक संसाधनों का वितरण इस पृथ्वी पर है। इस पृथ्वी पर सभी प्राकृतिक संसाधनों का वितरण है। प्राकृतिक संसाधन जैसे हो गया भूमि, मिट्टी, जल, जीव जंतु, वन, खनिज पदार्थ, सूर्य का प्रकाश, नदी, सागर, पवन इत्यादि, इन सब का वितरण इस पृथ्वी पर है। परंतु यह वितरण काफी असमान है, जिसका प्रमुख कारण स्थल रूप में भिन्नता का पाया जाना है। जैसे कहीं पहाड़ है तो कहीं पठार तो कहीं मैदान, कहीं पहाड़ कहीं पठार तो कहीं मैदान का विस्तार पाया जाता है। आपको ऐसा नहीं है कि कहीं हर जगह मैदान ही आपको मिलेगा, हर जगह आपको फील्ड मिलेगा, नहीं। ऐसा भी नहीं है कि हर जगह आपको पठार ही मिलेगा, ऐसा भी नहीं है कि हर जगह आपको पहाड़ ही मिलेगा। स्थल रूप के इस भिन्नता के कारण पहाड़ों एवं पठारों पर वन का वितरण, पहाड़ों एवं पठारों पर वन का वितरण अधिक मिलता है। क्या मिलता है? अधिक मिलता है। प्राकृतिक रूप से पठारी क्षेत्रों में खनिज पदार्थों, मतलब पठारी क्षेत्रों में खनिज पदार्थों की अधिकता मिलती है। क्या मिलती है? खनिज पदार्थों की अधिकता मिलती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में बालू के ढेर मिलते हैं, जबकि पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों में नदियाँ, छोटी छोटी सरिताओं के कारण जल की उपलब्धता बनी रहती है। गोविंदा ने कहा, हाँ अंशु, तुम ठीक कह रहे हो। अक्षांशीय विस्तार, समुद्र तट से दूरी, समुद्र जल तल से ऊंचाई तथा स्थल रूप में भिन्नता के कारण सभी प्रकार के संसाधनों का वितरण इस पृथ्वी पर असमान रूप से पाया जाता है।
इसी बात पर अंशु कहता है कि अक्षांशीय विस्तार समुद्र तट से दूरी और समुद्र जल तल से ऊंचाई तथा स्थल रूप में भिन्नता के कारण, मतलब स्थल का रूप जैसे कहीं मैदानी क्षेत्र है, कहीं पठारी क्षेत्र है, कहीं पहाड़ी क्षेत्र है, इसके भिन्नता के कारण सभी प्रकार के संसाधनों का वितरण, मतलब जितने भी प्रकार के संसाधन है उसके वितरण इस पृथ्वी पर असमान रूप से पाया जाता है। ये नहीं कि हर जगह समान रूप से तेल मिलेगा, हर जगह समान रूप से कोयला मिलेगा, हर जगह समान रूप से बालू मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, असमान रूप से पाया जाता है। उदाहरण के लिए विषुवतीय रेखीय क्षेत्र में सूर्य प्रकाश की सालों भर अधिकता होती है। मतलब विषुवत रेखा जो है, ग्लोब आप देखिएगा तो उसमें एक आपको विषुवत रेखा दिखेगा। विषुवत रेखा वाला जो क्षेत्र होगा वहाँ पे सूर्य प्रकाश की सालों भर अधिकता होती है। मतलब कि विषुवत रेखा पर सालों भर सूर्य की प्रकाश पड़ती है, जबकि वही उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने पर उसकी उपलब्धता क्रमशः घटती जाती है। समझ में आ गया? विषुवत रेखा पर सबसे अधिक आपको दिखेगी, विषुवत रेखा पर सबसे अधिक सूर्य की प्रकाश होगी। वही उत्तरी ध्रुव में जाइएगा तो सूर्य की प्रकाश कम होगी, दक्षिणी ध्रुव में जाइएगा तो सूर्य की प्रकाश कम होगी, लेकिन जो विषुवत रेखा है वहां पर सूर्य की प्रकाश अधिक होगी। सलमा दोनों की बातें सुनने में मग्न थी। तभी अंशु बोला, सलमा, जहां तक प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग का संबंध है, यह तकनीक की उपलब्धता तथा आवश्यकता पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? यह तकनीक की उपलब्धता तथा आवश्यकता पर निर्भर करता है। विश्व के ऐसे कई क्षेत्र हैं जो प्राकृतिक संसाधनों में संपन्न हैं। विश्व के ऐसे कई क्षेत्र हैं जो प्राकृतिक संसाधनों में संपन्न हैं। कुछ क्षेत्र इन मामलों में अभावग्रस्त हैं। कुछ क्षेत्र इन मामलों में क्या है? अभावग्रस्त है। अफ्रीका महादेश के कई देश प्राकृतिक संसाधनों के मामले में काफ़ी धनी हैं, परंतु इसके विपरीत उनके पास इन संसाधनों के उपयोग की तकनीक उपलब्ध नहीं है, जिससे यहाँ संसाधनों का भरपूर उपयोग नहीं हो पाया है। दूसरी ओर जिन महादेशों अथवा देशों के पास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की तकनीक उपलब्ध है, वे इन संसाधनों का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। तकनीक संसाधनों के उपयोग मतलब कि कह रहा है कि यहाँ पे जिन महादेशों अथवा देशों के पास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की तकनीक उपलब्ध है, वे इन संसाधनों का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, शिक्षित एवं तकनीक के रूप से विकसित समाज वाले क्षेत्रों के इन संसाधनों का उपयोग अधिक हो पा रहा है, जबकि अशिक्षित एवं विकासशील क्षेत्रों में इन संसाधनों का सीमित विकास एवं उपयोग हुआ है, सीमित लिमिट मात्रा में। आप शिक्षित हैं, आपका दिमाग काम करेगा, आपका इधर उधर माइंड लगाइएगा और आपके पास टेक्नोलॉजी है, उस चीज़ का उपयोग कीजिएगा। मान लीजिए आप जानते हैं कि पठार में तेल है, मतलब जहाँ भी खनिज पदार्थ है, आप वो खनिज पदार्थ कैसे निकालेगा? आप जमीन के अंदर से आप कोयला कैसे निकालेगा? टेक्नोलॉजी होना चाहिए ना, तकनीक होना चाहिए ना। आप जमीन के अंदर से वो तेल कैसे निकालेगा? मतलब कि ये आप जमीन के अंदर से कोयला कैसे निकालेगा? ये टेक्नोलॉजी आपको पता होना चाहिए ना। अगर ये टेक्नोलॉजी पता है तो आप आसानी से तेल निकाल आप आसानी से कोयला निकाल लीजिएगा। तो यही चीज़ है। तो आप शिक्षित हैं, आपके पास तकनीक है, तो उस संसाधन का उपयोग आप भरपूर मात्रा में कीजिएगा। अगर आप अशिक्षित हैं, आपके पास तकनीक का अभाव है, तो आप उस संसाधन का उपयोग नहीं कर पाएगा। सिंपल एक हम समझा सकते हैं कि जिस फ़ोन से आप वीडियो देख रहे हैं, इसी फ़ोन को एक छोटा छोटा बच्चा खूब मज़े से चलाता है। हर ऐप को खोल लेगा, हर ऐप को आसानी से वो देख लेगा, हर ऐप को चला लेगा, यूज़ कर लेगा। लेकिन वही उसके घर में उसकी मम्मी, उसके पिताजी, उसके दादी माँ, दादाजी, वो उस फ़ोन को नहीं चलाते हैं। देखिए, मानता हूँ कि वो शिक्षित हैं, उन्होंने पढ़ाई किया है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में, इस फ़ोन को चलाने में वो अशिक्षित हो चुके हैं। पूरे रूप से वो शिक्षित नहीं हो पाए। वो उस फ़ोन के हर फंक्शन को नहीं चला पाएंगे। तो यही चीज़ है, तकनीक आपके पास है, शिक्षा है, तो आप उस संसाधन का उपयोग भरपूर मात्रा में कर सकते हैं। और वही आपके पास शिक्षा नहीं है, तकनीक नहीं है, आप उस संसाधन का उपयोग नहीं कर पाए। तो अगला जो टॉपिक है, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण की आवश्यकता, तो ये टॉपिक हम अगले वीडियो में बनाएंगे। वीडियो हमारा बड़ा हो गया है,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो। लेते हैं आपसे विदा, बाय बाय।